बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 2 फॉर 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 27 दिसंबर 2024 है, लेकिन आप इसको 28 दिसंबर रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। इस असाइनमेंट के अंदर दोस्तों जो आपने टॉपिक्स यूज़ करने हैं वो टॉपिक्स हैं आपके पास इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। और इस असाइनमेंट को आपने .cpp फाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड कैसे करना है। तो उसके लिए दोस्तों मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सिंपली हमारी इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर आने के बाद ऊपर यहाँ पे सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर के ऊपर डेव सी प्लस प्लस का यहाँ पे नीचे क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो आपको नेक्स्ट यहाँ पे ले आएगा इस पेज के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद ये देखें नीचे डाउनलोड का बटन है, आप यहाँ पे इस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देन ये आपको इस पेज पे ले आएगा। यहाँ पर आने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे गूगल ड्राइव आपको कह रहा है कि इस फाइल के अंदर इशू है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड एनीवे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेव सी प्लस प्लस है वो सक्सेसफुली आपके लैपटॉप या फिर आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। ये था डाउनलोड करने का तरीका। अब उसके बाद इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको डेव सी प्लस प्लस हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल का लिंक दे दूंगा अपनी वीडियो का। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके डेव सी प्लस प्लस को प्रॉपर डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल भी कर सकते हैं। सो ये इंस्टॉल डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको सारा बता दिया है। चलें जी, अब चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। जब आप सक्सेसफुली डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, ये डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से डेव सी प्लस प्लस का आइकन दिखाई देगा। आपने सिंपली डेव सी प्लस प्लस के इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डेव सी प्लस प्लस को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे ऊपर फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको न्यू के ऑप्शन के अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक सोर्स फाइल का, एक प्रोजेक्ट का। आपने ये जो फर्स्ट ऑप्शन है न्यू के अंदर सोर्स फाइल, यहाँ पे क्लिक करना तो आपकी इस तरह न्यू सोर्स फाइल ओपन हो जाएगी। अब ये जो न्यू सोर्स फाइल ओपन हुई है, इस न्यू सोर्स फाइल को आपने क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ भी डमी सा लिखें, क्योंकि डेव सी प्लस उसकी फाइल तब तक सेव नहीं होती जब तक आप कुछ भी उसमें टाइप ना करें। तो यहाँ मैंने कुछ भी डमी सा टाइप किया, उसके बाद हम अब इस फाइल को सेव करेंगे। तो फाइल को सेव करने के लिए आपने यहाँ पे ऊपर फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। अब आपसे ये पूछा आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी फाइल डेस्कटॉप पे सेव कर लो। उससे फिर आपको बाद में याद रहता है कि मैंने अपनी फाइल जो है वो कहाँ सेव की थी। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पर ही इसको सेव करूंगा। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप चूज किया और यहाँ पर आपको फाइल का नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपने अपनी जो फाइल का नेम है वो अपनी VUID के अकॉर्डिंग सेट कर दीजिएगा, जो भी आपकी VUID है। मैंने यहाँ पे अपनी VUID रखी, लाइक मेरी VUID नहीं, कुछ भी डमी सी आईडी रख लेता हूँ, BC12345678 9। इस तरह से डेस्कटॉप लोकेशन पे मैंने अपनी जो फाइल है उसका नाम VUID के साथ सेव करके यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक किया, तो ये मेरी जो फाइल है ये सेव हो चुकी है। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें ये डेस्कटॉप है, तो यहाँ पे ये देखें ये CPP फाइल जो है ये VUID के साथ यहाँ पे डेस्कटॉप पे आके सेव हो गई है। क्लियर यहाँ तक। जब ये फाइल यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे सेव कर लोगे, अब आपने क्या करना है, डेव सी प्लस पे वापस आना है। यहाँ पर आने के बाद ये जो डमी सा आपने टेक्स्ट लिखा था इसको रिमूव कर दो। टेक्स्ट को रिमूव करने के बाद यहाँ पर आपने अब वो सारे का सारा कोड जो है वो राइट करना है, जो कोड मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये ले जनाब, ये वो कोड है जो आपने यहाँ पे राइट करना है। ले जी, ये सारा कोड है। अब ये कोड दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन देता हूँ कि जो सर ने आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। तो यहाँ पे सर ने वाज़ेह कहा है कि आपने जो प्रोग्राम बनाना है उसके अंदर आपके पास 3 क्लासेस होंगी। एक क्लास आपकी पेरेंट यानी अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी जो कि एम्प्लॉय के नाम से होगी, और उसके बाद उस एम्प्लॉय यानी अब्स्ट्रैक्ट क्लास के आगे फर्दर 2 क्लासेस बनेंगी। एक का नाम होगा आपके पास रेगुलर एम्प्लॉय और दूसरे का नाम होगा अर्ली एम्प्लॉय। ये जो रेगुलर एम्प्लॉय और अर्ली एम्प्लॉय क्लास हैं, ये दोनों क्लासेस जो है कंक्रीट क्लासेस होंगी। कंक्रीट क्लास वो होती है जो चाइल्ड क्लास होती है किसी भी पेरेंट क्लास की। सो एम्प्लॉय जो है पेरेंट क्लास होगी यानी अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, और रेगुलर एम्प्लॉय और अर्ली एम्प्लॉय ये दोनों क्लासेस चाइल्ड क्लास यानी कंक्रीट क्लास होंगी किसकी, अपनी इस अब्स्ट्रैक्ट यानी पेरेंट एम्प्लॉय क्लास की, जो इसके साथ लिंक होंगी। अब नेक्स्ट सर ने ये भी बताया कि आपकी जो एम्प्लॉय क्लास यानी जो पेरेंट क्लास है उसमें 3 डाटा मेंबर होंगे। एक होगा एम्प्लॉय आईडी, दूसरा होगा एम्प्लॉय का नेम और तीसरा होगा उसकी सैलरी। और उसके बाद सर ने बताया है कि जो आपकी एम्प्लॉय पेरेंट क्लास है उसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगा होगा और एक फंक्शन होगा जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा कैलकुलेट सैलरी के नाम से।
ठीक है। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद आने का जो आपकी रेगुलर एम्प्लॉय क्लास है उसके अंदर आगे फर्दर 3 डाटा मेंबर होंगे, बेसिक सैलरी, अलाउंस और इनकम टैक्स के नाम से। और उसके बाद रेगुलर एम्प्लॉय क्लास के अंदर 2 जो है वो आपके फंक्शन होंगे, एक होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक होगा कैलकुलेट सैलरी, जो कि बेसिकली ओवरराइड हो रहा है कहाँ से, आपकी पेरेंट क्लास के कैलकुलेट सैलरी फंक्शन से। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद हमने बताया कि आपकी जो सैलरी जो है ना ऑल एम्प्लॉय क्लास, उसके अंदर के फर्दन जो है वो डाटा मेंबर होंगे कौन कौन से, एक नंबर ऑफ आवर्स के नाम से और एक ऑल रेट के नाम से। और जो आपकी ऑल एम्प्लॉय क्लास है उसके अंदर आगे फर्दर 2 फंक्शन होंगे, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा और एक आपका कैलकुलेट सैलरी फंक्शन होगा, जो कि ओवरराइड हो रहा है अपनी पेरेंट क्लास से। अब उसके बाद सर ने फार्मूला भी बताए हैं। सर ने कहा जो आपकी सैलरी जो रेगुलर एम्प्लॉय क्लास है उसके अंदर जो आपने सैलरी फाइंड करने का फार्मूला वो ये लगाना है, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस माइनस इनकम टैक्स, तो आपकी सैलरी फाइंड हो जाएगी। और जो आपका आर्ली एम्प्लॉय है उसकी सैलरी फाइंड करने का तरीका सर ने क्या बताया, नंबर ऑफ आवर्स को मल्टीप्लाई करना है आर्ली रेट के साथ, तो आपके पास जो है वो उसकी सैलरी निकल के आ जाएगी। सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद देन ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल करनी है। और देन आगे सर ने कहा है कि आपने यहाँ पे एक जो चीज़ जो इंटरेस्टेड है वो ये इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आपने मेन के फंक्शन के अंदर जो है एक डायनामिक अरे बनानी है एम्प्लॉय क्लास के लिए, और जिसका साइज कितना होगा, 2 साइज होगा। मतलब 2 साइज क्यों, क्योंकि एक के अंदर जो है वो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे किसका, अपनी रेगुलर एम्प्लॉय क्लास का, और दूसरी जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उस मतलब दूसरा जो आपका डायनामिक अरे का इंडेक्स होगा उसके अंदर आप अपनी अर्ली एम्प्लॉय क्लास का जो है वो एड्रेस यानी उसका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सर ने एक सैंपल इनपुट भी हमें दिखाई हुई है, यहाँ पे ये देखें ये सैंपल इनपुट है लेकिन हमने ये यूज़ नहीं करनी। सर ने यहाँ पे सैंपल आउटपुट दिखाई है, कुछ इस तरह की आपकी आउटपुट आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो गलती आप करेंगे ना वो ये करेंगे कि आउटपुट तो आपकी इस तरह की बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन सर ने यहाँ पे आपको डाटा भी दिया हुआ है। ये देखें सर कह रहे हैं इनपुट डाटा सेट फॉर स्टूडेंट, मतलब जब आपने अपनी जो डाटा सेट देना ना, मतलब अपने इनपुट जब देनी है वहाँ पे, तो सर कह रहे हैं आपने ये वाली इनपुट यूज़ करनी है, या ये डाटा सेट 1 वाली या डाटा सेट 2 वाली। आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू नहीं दे सकते। सर ने आपको इस दफ़ा वैल्यू भी खुद दी है, तो ये गलती ना कीजिएगा। अगर आपने वैल्यू खुद दी तो आपको मार्क्स डिटेक्ट होंगे। तो आपको यहाँ पे सर ने वाज़ह कहा है कि जो आपको डाटा सेट दिए गए हैं, ये 2 डाटा सेट 1 या डाटा सेट 2, तो आपने इन्हीं 2 डाटा सेट में से कोई एक डाटा सेट जो है वो एज़ ए इनपुट जो है वो अपने प्रोग्राम को फीड करना है। क्लियर हो गया? अगर आपने इन 2 डाटा सेट के अलावा कोई भी अदर वैल्यू अपनी तरफ से दी तो आपके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। अब चलें चलते हैं और बाद में ये भी बताऊँगा कि आपने ये डाटा सेट कहाँ पे फुलफिल करने हैं। चलें यहाँ पे आते हैं वापस, और यहाँ पर ये मैं पहले डमी से कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे लाइक ये कुछ मैंने लिख दिया। ठीक है, लाइक जैसे चले मैंने 75 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लाइक कुछ भी एक वैल्यू देता हूँ जैसे 23, और यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू लिख देता हूँ जैसे 80, और उसके बाद मैं यहाँ पे मान लो कुछ भी वैल्यू लिख देता हूँ जैसे 10, और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिख देता हूँ जैसे जैसे 10। ठीक है, लाइक ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, चले मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ, 25। ठीक है, ओके जी। तो ये जनाब इतना हो गया। पहले कोड लिख लेते हैं, पहले आप सारा कोड लिख लो, फिर उसके बाद बताऊंगा चेंजिंग कहाँ कहाँ करनी है। क्लियर? चलें जी। तो जनाब आपने जो अभी अभी फाइल्स डेव सी प्लस प्लस में न्यू बनाई है, जिसको आपने अभी भी सेव किया था, अब उस फाइल के अंदर आपने कोड ये वाला राइट करना है। तो चलें सीक्वेंस के साथ कोड राइट करते जाएं। तो सबसे पहले ये हेडर फाइल लिखें, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होती है। उसके बाद कोन्यू डॉट एच। अच्छा, कोड बड़ा केयरफुल लिखिएगा, क्योंकि क्योंकि एक छोटा सा डॉट भी आपके प्रोग्राम को कंपाइलेशन एरर जो है वो दे सकता है, जिससे आपको काफ़ी जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये बात वाज़ह कह रहा हूँ कि आपने ये जो कोड है बड़ा ही केयरफुली राइट करना है। इसलिए मैंने आपके लिए जूम भी कर दिया कोड, ताकि आप इजीली इसको राइट कर सकें। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, फिर कोनी डॉट एच हेडर फाइल जो कि इन कंसोल इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होती है। देन उसके बाद लाइन नंबर 3 के ऊपर जो हमारे पास लाइब्रेरी है यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड। देन हमारे पास एम्प्लॉय नाम की क्लास है, जो यहाँ पे एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ हो रही है, तो क्लास। ठीक है, और उसके बाद एम्प्लॉय का ई कैपिटल, और उसके बाद ये फिर क्लास की बॉडी है। सॉरी, ये क्या है जी? अच्छा, फिर क्लास की यहाँ पे जो है वो बॉडी ओपन हो रही है। फिर उसके बाद हमारे पास प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 3 डाटा मेंबर हैं, एक है इंट एम्प्लॉय आईडी के नाम से, फिर स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम के नाम से, और फिर डबल सैलरी के नाम से। एम्प्लॉय आईडी के अंदर ये देखें आईडी का आई कैपिटल है, और नेम के अंदर एन जो है वो कैपिटल है नेम का, और उसके बाद सैलरी जो है वो कम्प्लीटली। तो ये स्पेलिंग बड़ी मिस्टेक करते हो आप, मैंने अक्सर देखा आप ना छोटे छोटे ये इस तरह की बड़ी मिस्टेक करते हो। लाइक जैसे ये आई कैपिटल है तो इसको आप स्मॉल लगा दोगे, अगर स्मॉल है तो उसको आप कैपिटल लगा दोगे,
एम्प्लॉय की स्पेलिंग गलत है, लाइक इस तरह से डबल ई आना था, आपने सिंगल ई लगा दिया। तो ये बड़ी हम मिस्टेक करते हो। मैंने अक्सर ये चीज़ें नोट की हैं। अक्सर जो मेरे पास मतलब कंप्लेन आती है ना कि हमारे जो कोड में इशू है, कोड में एरर है, तो उसमें जो 90% कोड में एरर होता है ना, वो यही होता है कि कहीं जो है बॉडी मिस कर दी है, लगाई नहीं, कहीं सेमीकोलन नहीं लगाया, कहीं पे जो है वो स्पेलिंग ही गलत है, मतलब यहाँ पे ऊपर स्पेलिंग ठीक है, नीचे जाके स्पेलिंग, यहाँ पे जाके स्पेलिंग गलत कर दी है। तो ये बड़ी आप गलतियाँ करते हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। अभी आप बड़े हो गए हो भाई, अभी समझदार हो गए हो। अभी भी आप बच्चों वाली हरकतें करते हो, मतलब स्पेलिंग ऊपर कुछ हो रहा है, नीचे की स्पेलिंग कुछ हो रहा है। तो केयरफुली कोड काइंडली लिखा करें। और अभी तो डेव सी प्लस उस बल्कि खुद भी बताता है, यहाँ पे कंपाइल जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमें खुद बताता भी है वो कि फलां लाइन के ऊपर एरर है। तो काइंडली बंदा वो लाइन चेक कर ले कि भाई हमने क्या मिस्टेक की है। तो ये उम्मीद है आपने यहाँ तक जो है वो लिख लिया होगा। अच्छा, उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगा हुआ है, और ये हमारे पास जनाब ये क्या लगा हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट जो है वो कंस्ट्रक्टर है। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये इसको आप आर्गुमेंट लिस्ट भी कह सकते हो, ठीक है? तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है, आर्गुमेंट लिस्ट भी है। तो ये आपने इस तरह से जो है उसको लिख लेना है। मिस्टेक नहीं करनी, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये देखें छोटी-छोटी चीज़ें केयरफुली, ये कामा है, ये कॉलन लगा हुआ है, ठीक है? उसके बाद ये डबल कोटेशंस हैं, ठीक है? तो ये बॉडी है, ये अच्छे से लिखिएगा। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये प्योर, इसको कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है? कि किसी भी फंक्शन को अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना हो तो उसके शुरू में वर्चुअल लिखते हैं और उसको इक्वल कर देते हैं 0 के, तो वो आपके पास प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। और अगर आप मान लो इस तरह लिखो ना, इक्वल 0 ना करो, इतना लिखो, तो फिर दिस इज़ अ वर्चुअल फंक्शन, ओनली वर्चुअल फंक्शन। लेकिन अगर आप दोस्तों इस तरह शुरू पे सिर्फ वर्चुअल लिखो, फिर ये एक वर्चुअल फंक्शन है। लेकिन अगर आप शुरू पे वर्चुअल भी लिखो और साथ इसको इक्वल 0 भी, इक्वल टू 0 भी कर दो, तो फिर ये बन जाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है? तो ये फ़र्क याद रखिएगा कि अगर इक्वल 0 ना करें, सिर्फ वर्चुअल लिखें तो ये वर्चुअल फंक्शन होता है, और अगर साथ इक्वल 0 लगा दें तो फिर ये हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये है जी हमारे पास एक वर्चुअल फंक्शन, ये एक सिंपल वर्चुअल फंक्शन है, क्योंकि इसको इक्वल 0 नहीं किया हुआ। तो ये भी एक वर्चुअल फंक्शन है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर लगा हुआ है। डिस्ट्रक्टर समझते हो ना? डिस्ट्रक्टर वो होता है जो आपकी क्लास की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है मेमोरी से। तो ये एक वर्चुअल डिस्ट्रक्टर लगा हुआ है। अगर मैं इसके इसके शुरू पे वर्चुअल हटा दूँगा ना, तो फिर ये इसको हम कहेंगे ये एक डिस्ट्रक्टर लगा हुआ है। लेकिन अगर आप शुरू पे वर्चुअल लिख दो, तो फिर ये एक वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बन जाता है, ठीक है? और उसके बाद क्लास की यहाँ पे बॉडी एंड हो रही है, लास्ट पे सेमीकोलन लगा हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास रेगुलर एम्प्लॉयी क्लास है, जो कि इनहेरिट हो रही है पब्लिक एम्प्लॉयी क्लास से, ठीक है? और ये दरमियान में कॉलन लगा हुआ है इनहेरिटेंस करने के लिए। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आपके पास ये है जी रेगुलर एम्प्लॉयी क्लास, जिसकी ये बॉडी ओपन हो रही है। उसके बाद ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में इसके 3 डाटा मेंबर हैं, बेसिक सैलरी, अलाउंस सीज और इनकम टैक्स के नाम से। और उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर फिर हमारे पास रेगुलर एम्प्लॉयी क्लास का ये क्या लगा हुआ है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है। ये है जी आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये देखें, दिस इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है? तो ये केयरफुली लिखिएगा। ये देखें, ये एक ही लाइन है, ये एक सिंगल लाइन है। मैंने सिर्फ इसको जानबूझ के नीचे लेके आया हूँ ताकि आपको ईजिली दिखाई दे सके। तो ये वैसे एक ही सिंगल लाइन है, ये पूरी की पूरी, ठीक है? यहाँ तक ये पूरी एक सिंगल लाइन है। उसके बाद ये हमारे पास इसकी बॉडी है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। और देन नेक्स्ट चलते हैं जी, ये है जी हमारे पास कैलकुलेट सैलरी नाम का फंक्शन, जिसके अंदर देखें वही सेम फार्मूला मैंने यूज़ किया है जो फार्मूला मेरे सर ने गिवन किया था हमारे पास रेगुलर एम्प्लॉय की सैलरी फाइंड करने का। सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस माइनस इनकम टैक्स, ठीक है? और उसके बाद फिर डिस्प्ले सैलरी का फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है? जिसमें हम अपनी जो सैलरी है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसको बड़ा केयरफुल लिखिएगा। यहाँ पे आप जो है छोटी-छोटी मिस्टेक करके जो है बाद में जो है ना परेशानी का आपको सामना होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपने बड़ा केयरफुली इस कोड को जो है राइट करना है। उसके बाद क्लास की बॉडी एंड हो रही है। फिर देन हमारे पास जो है आ गया नेक्स्ट क्लास ऑल दी एम्प्लॉय, जो कि इनहेरिट हो रही है कहाँ से, एम्प्लॉय क्लास से। देन इसके अंदर 2 डाटा मेंबर हैं, एक है नंबर ऑफ आवर्स के नाम से, एक है ऑर्ली रेट के नाम से। फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमारे पास क्या लगा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे ये है जी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है? ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है। फिर उसके बाद ये कैलकुलेट सैलरी का फंक्शन है, जिसमें देखें सेम हम वैसे ही उसी फार्मूला के साथ सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं जो फार्मूला मेरे सर ने गिवन किया था कि नंबर ऑफ आवर्स को मल्टीप्लाई करो ऑर्ली रेट के साथ। फिर उसके बाद डिस्प्ले सैलरी का फंक्शन है, और लास्ट पे क्लास की बॉडी एंड हो रही है। फिर हमारे पास मेन फंक्शन आ गया। यहाँ पे ये देखें, ये हम डायनामिक जो है वो अरे बना रहे हैं 2 साइज़ की, किसकी, अपनी एम्प्लॉय क्लास की, ठीक है? तो ये हमारा हो गया डायनामिक अरे बन गई 2 साइज़ की, जिसमें हमारे पास 2 इंडेक्सेस हैं, एक 0 वाला इंडेक्स है, एक 1 वाला इंडेक्स है। अब जो 0 वाला देखें इंडेक्स था, उसको हमने जो है वो एड्रेस किसका एड्रेस दे रहे हैं, अपनी रेगुलर एम्प्लॉय क्लास का। और जो हमारे पास दूसरा इंडेक्स है 1, उसको हम जो है वो अर्ली एम्प्लॉय क्लास का जो है वो एड्रेस पास कर रहे हैं। फिर हमारे पास ये एक फॉर लूप लगी हुई है जो क्या कर रही है, हमारी सैलरी कैलकुलेट कर रही है, दोनों रेगुलर एम्प्लॉय क्लास की भी और अर्ली एम्प्लॉय क्लास की भी, और देन उसको डिस्प्ले भी कर रही है। और उसके बाद फिर हमारे पास एक ये लूप है जो क्या कर रही है, हमारा जो डाटा था
वो डिस्ट्रॉय कर रही है मेमोरी से। मतलब जब हमारा काम फिनिश हो जाएगा तो ये लूप क्या करेगी, ये लूप जो है 2 दफ़ा चलेगी। पहली दफ़ा ये हमारी जो अर्ली एम्प्लॉयी क्लास है उसका डाटा, सॉरी रेगुलर जो एम्प्लॉयी क्लास है उसका डाटा डिस्ट्रॉय करेगी, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम जब ये चलेगी तो ये अर्ली एम्प्लॉयी क्लास का डाटा मेमोरी से डिस्ट्रॉय करेगी। और उसके बाद फिर गेट ch फंक्शन है और लास्ट पे रिटर्न 0, लास्ट पे ये मेन की बॉडी जो है वो क्लोज हो रही है। अब यहाँ पे चेंजिंग जो आपने करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले चेंजिंग आपने यहाँ पे करनी है, ये आईडी ऐसी रहने दीजिएगा, ये ID1 ये ID2 ये ऐसे रहने दें। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना KST, यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम बता दें, जो भी आपका फर्स्ट नेम है, लाइक जैसे आपका फर्स्ट नेम है जी KHIZAR खिजर, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम बता दीजिएगा, जो भी आपका लास्ट नेम है, लाइक SHAHAL, जो भी आपका लास्ट नेम है वो आप बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ना ये आपकी 3 वैल्यूज़ है, एक है 75, एक है 23 और एक है 80। अब ये जो पहली वैल्यू है ना 75, ये बेसिकली डिनोट कर रही है आपकी बेसिक सैलरी को, और ये जो 23 है ना ये डिनोट कर रही है आपकी अलाउंस को, और ये जो 80 लिखा हुआ है ये डिनोट कर रही है आपकी इनकम टैक्स को। अब यहाँ पे आपने वही वैल्यू पुट करनी है जो सर ने आपको गिवन की हैं। तो ये देखें, आपको सर ने 2 वैल्यू दी हैं, एक डाटा सेट 1 के अंदर, एक डाटा सेट 2 के अंदर। अच्छा जी, सॉरी, अच्छा डाटा सेट 1 के अंदर एक और एक डाटा सेट 2 के अंदर। अब आपकी मर्ज़ी, आप डाटा सेट 1 यूज़ कर लो, उन उसकी वैल्यू यूज़ कर लो, या आप डाटा सेट 2 की यूज़ कर लो, जिसकी मर्ज़ी यूज़ कर लो, दोनों में से, लेकिन करनी किसी एक की है। या डाटा सेट 1 की अगर करनी है तो फिर डाटा सेट 2 की नहीं करनी यूज़, और अगर डाटा सेट 2 की चूज़ करोगे तो फिर डाटा सेट 1 की यूज़ नहीं करनी। तो मान लो मैं डाटा सेट 2 की यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डाटा सेट 2 के अंदर सबसे पहले मैंने देखना है मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे सबसे पहले चाहिए बेसिक सैलरी। ये जो 75 लिखा हुआ है ये बेसिक सैलरी है। तो बेसिक सैलरी डाटा सेट 2 के अंदर जो मुझे सर ने ये देखें, ये बेसिक सैलरी जो दी हुई है वो है जी 65,000। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, 75 को रिमूव करके मैं यहाँ पे लिख दूँगा 65,000। ठीक है, तो ये होगी मेरी बेसिक सैलरी। उसके बाद डाटा सेट 2 के अंदर मैंने देखना है अलाउंस कितना दिया हुआ है सर ने, तो अलाउंस दिया हुआ है जी 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000, 23 को रिमूव किया, वहाँ पे लिख दिया 30,000, ये देखें 30,000 हो गया। उसके बाद ये जो 80 है ये डिनोट कर रहा है आपके इनकम टैक्स को। तो इनकम टैक्स की जगह पे सर ने हमें डाटा सेट 2 के अंदर क्या इनकम टैक्स दिया हुआ है 6,000। तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6,000। ठीक है, लिख लिया, ओके जी। देन अब यहाँ पे आएंगे अपनी इस सेकंड लाइन के अंदर, यहाँ पे देखें ये ID2 ऐसी रहेगी, यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम बताएंगे, और उसके बाद ये जो 10 लिखा हुआ है ना, ये जो 10 लिखा हुआ है यहाँ पे आपने नंबर ऑफ आवर्स बताने हैं, नंबर ऑफ आवर्स बताने हैं। तो जो भी डाटा सेट आपने चूज़ किया उसमें देखें नंबर ऑफ नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं। तो ये देखें मैंने डाटा सेट 2 चूज़ किया था, उसमें नंबर ऑफ आवर्स आने मुझे दिए हुए हैं 10। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा नंबर ऑफ आवर्स 10। उसके बाद ये जो 25 लिखा हुआ है ये बेसिकली डिनोट कर रहा है आपकी आवर्ली रेट को, कि आपके पर आवर का कितना रेट चल रहा है। तो डाटा सेट 2 के अंदर आवर्ली रेट कितना दिया हुआ है 2500 दिया हुआ है, और अगर डाटा सेट 1 आप चूज़ करते हो तो उसमें आवर्ली रेट दिया हुआ है 2000, लेकिन मैंने डाटा सेट 2 चूँकि चूज़ किया है तो इसमें आवर्ली रेट है 2500। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा 2500। ले डाटा आपको डाटा सेट जो भी आप डाटा सेट चूज़ करोगे दोनों में से, तो उसकी कैसे वैल्यू आपने पुट करनी है वो मैंने आपको सीक्वेंस से बता दिया है। चैलेंज ये भी हो गया, चेंजिंग हो गई सारी। जब चेंजिंग हो जाएगी उसके बाद आप इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। तो ये ऊपर कंपाइल एंड रन का बटन है, इसके ऊपर कंपाइल एंड रन करो। अगर आपको कोई एरर होगा तो यहाँ पे नीचे वो आपको बता देगा कि आपको यहाँ पे एरर है, लेकिन अगर कोई एरर नहीं होगा तो फिर आपकी इस तरह से आउटपुट आ जाएगी। तो देखें सेम आउटपुट वैसे ही आई है जैसे हमें सर ने बताया था कि आपकी आउटपुट आनी चाहिए। देखें सबसे पहले सैलरी ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय विद बेसिक पे कितनी थी 65,000, अलाउंस कितना था 30,000 एंड इनकम टैक्स कितना 6,000 इज गिवन बिलो। कितना आ गया 89,000। 89,000 कैसे आया, देखो 65,000 में प्लस करोगे 30,000 तो आपके पास वो बनेगा 95,000। 95,000 में से आप 6,000 इनकम टैक्स माइनस कर दो तो आपके पास बन जाएगा 89,000, जो कि एग्जैक्ट आंसर है। देन उसके बाद आर्ली एम्प्लॉय की अगर बात करें तो उसकी जो नंबर आर्ली रेट कितना था 2500, और उसने नंबर ऑफ आवर्स कितने के काम किया 10। तो 10 को अगर मल्टीप्लाई करो आप 2500 से तो आपके पास आंसर बनता है 25,000। तो ये देखें उसकी सैलरी बन गई 25,000, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करो तो ये देखें आपका सॉफ्टवेयर जो है बंद हो गया। लें जी, हमारा कोड बिल्कुल 100% करेक्ट है। जो मैंने आपको चेंजेस बताई हैं ये आपने मस्ट कर लेनी है, फिर ही आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज जो है, और अगर आपके कोड में कोई एरर है तो इसका मतलब ये है कि आपने खुद गलती की है। KST के कोड में कोई भी इशू या एरर नहीं है। मैंने आपको देखें आपके सामने ये कोड में कोई देखें गड़बड़ नहीं किया, आपको सारा कोड भी दिखाया और उसी सेम कोड को मैंने कंपाइल एंड रन भी किया है। ठीक है जी, तो ये लें जी, ये हमारा पूरा कोड था जो मैंने आपको कोड सारा दिखा भी दिया। अब मैं आपको बताता हूँ आपने सबमिट क्या करवाना है LMS पे। तो जनाब आपने अपने LMS पे जाना है, वहाँ पे CS304 की असाइनमेंट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे असाइनमेंट नंबर 2 के सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आपसे पूछेगा फाइल चूज़ करो अपनी, तो फाइल कौन सी आपने सबमिट करनी है। ये जो आपने डेस्कटॉप पे ये जो CPP फाइल सेव की थी ना,
अपनी वीयू आईडी के साथ, ये आपने सबमिट करनी है। अब यहाँ पे 2 फाइल्स आपको मिलेंगी, एक ये जिस पे सीपीपी लिखा आ रहा है और एक ये दूसरी ईएक्सई फाइल। ये जो ईएक्सई फाइल है आपने इसको डिलीट कर देना, जबकि ये जो फाइल है ना जो आपने सेव की थी जिस पे सीपीपी लिखा आ रहा है, ये आपकी डॉट सीपीपी फाइल है जो आपने एलएमएस पे सबमिट करवानी है। तो यही डॉट सीपीपी फाइल आपने एलएमएस पे सबमिट कर देनी है, तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। इस डॉट सीपीपी फाइल के अलावा अगर कोई भी अदर फाइल आपने सबमिट करवाई, यानी लाइक एमएस वर्ड की या कोई भी पीडीएफ, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।